नया मेटा शुरू होने वाला है जिसको कहा जाएगा स्टेक ड्रॉप। तो मतलब ये प्रिवेंटिव भी है और करेक्टिव भी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे ये भी समझ में आया कि ये अकाउंटेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो भैया इसके लिए आपको कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा और आपको नगीनों को चमका के सामने रखना पड़ेगा। ये फोर्किंग का एक नगीना मैंने निकाला है, अब इसको थोड़ा चमका के बताइए। नमस्कार, डिजिटल दुनिया में चहल पहल करने वाले मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मनीष और फिर से हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ जिसमें हम डिकोड करेंगे डिजिटल दुनिया के बहुत ही गर्म टॉपिक्स। आज का शो एक क्रांतिकारी टॉपिक पर है, ईगन लेयर। हमारे साथ हमारे नेविगेटर अपूर्वा हैं जो हमको इससे लेकर गुजरेंगे। अपूर्वा, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनीष। ये आज का मौजू इतना इंटरेस्टिंग है और इतना कॉम्प्लेक्स भी है, इसके ऊपर चर्चा करने में मज़ा आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको और सुनने वाले को कुछ नया जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक समरी पढ़ लेते हैं कि आज का जो एपिसोड है उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं और शुरुआत से शुरू करते हैं। स्टेक ड्रॉप इनिशिएटिव, जहां प्रतिभागी सक्रिय रूप से अपने टोकन को स्टेक करके और नेटवर्क को सुरक्षित करके रिवार्ड्स पाते हैं। इंटर सब्जेक्ट टोकन एक ऐसा तंत्र जो नेटवर्क नोड्स को अकाउंटेबल बनाकर ब्लॉकचेन सुरक्षा को मजबूत करता है। और तीसरी बात जो हम यहाँ सीखेंगे वो ये कि स्कैमर्स के खिलाफ सेफ और रेजिलिएंट ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को सुनिश्चित करने में इंटरसब्जेक्टिव फोर्किंग का क्या उद्देश्य है। तो हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम आज ये पता लगाएंगे कि कैसे ईगन लेयर ब्लॉकचेन सिक्योरिटी और एंगेजमेंट में अग्रणी हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्वा, ले चलिए हमको आगे। शुक्रिया मनीष। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेक ड्रॉप की। तो हमने बहुत सारी बार, बहुत सारी खबरों में, बहुत सारे एपिसोड में एयर ड्रॉप की बात की है। तो ये इसको हम कहते हैं मेटा, राइट। तो ये 2024 का मेटा था एयर ड्रॉप, लेकिन ईगल लेयर के ड्रॉप आने के साथ मुझे ये लग रहा है कि ये नया मेटा शुरू होने वाला है जिसको कहा जाएगा स्टेक ड्रॉप। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मेटा क्या होते हैं और फिर जी मैं वही पूछने वाला था कि मेटा क्या है। तो मेटा ये होता है जो नया टेक्नोलॉजिकल जो रुझान होता है वेब 3 की दुनिया में, उसको हम मेटा कहते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी चीज अगर नई इंट्रोड्यूस की जाती है और वो उसके अंदर पोटेंशियल है लोगों को आकर्षक करने में अपनी ओर, उसको हम मेटा कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम यूज करेंगे 2017 का टाइम जो ICO मेटा के लिए जाना जाता था। इसका मतलब ये क्या हो गया कि सबसे पहले जो क्राउड फंडिंग शुरू हुआ इथेरियम के दौर पर, उसको गति मिली 2017 में। तो 2017 में हर कोई लेफ्ट राइट सेंटर इंटरनेट रेवोल्यूशनरी टोकन ये सब नाम यूज करके ICO लॉन्च होते थे। तो बहुत सारा फंड इकट्ठा हुआ उधर ICO के द्वारा। जैसे रुझान खत्म होता है तो वो सारी चीजें भी फ्लॉप हो जाती है। उसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो जो 1999 का टेक बबल था, जैसे कोई भी .com बूम कहते थे, कोई भी आता तो वो था .com मेटा उस जमाने का। तो 2017 ICO को हम कहेंगे वेब 3 का मेटा था सबसे बड़ा। उसके बाद 2020 में मेटा हुआ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का, जैसे यूनिस्वैप, कंपाउंड, आवे, उनकी शुरुआत हुई उनके लॉन्च के साथ। ये डीफी समर का मेटा था। सोशल मीडिया का अगर आप सोच सकते हो, फेसबुक एक बहुत बड़ा मेटा था, राइट। उसके बाद यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये 4 बड़े बड़े ट्रेंड थे जो शुरू होते और बहुत गति पकड़ लेते। लेकिन फर्क ये है मनीष कि ये वेब 2 वो हमारी जनरेशन को ही याद होगा। चलिए डिविएट किया थोड़ा, लेकिन आगे बढ़ो। नहीं, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा ये वेब 2 के मेटा के बारे में। फर्क इतना है कि वेब 3 का मेटा इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेटेड है। तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी एंड लूज मनी, राइट। जो इंटरनेट का दूसरा चरण था वेब 2 का, वहां पर डायरेक्टली कुछ नहीं हो रहा था। इनडायरेक्टली अगर आप प्लेटफॉर्म यूज करके मोनेटाइज करते हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने हो या बिजनेस यूज कर व्हाट्सएप पर आप यूज करते हो तो वो गति मिलती है यूट्यूब की वजह से, बट डायरेक्ट मोनेटाइजेशन प्ले में नहीं आया था। वेब 3 में डायरेक्ट मोनेटाइजेशन प्ले में आ रहा है। तो ये क्रूशियल चीज थी समझने की। तो 2020 में जैसे मैंने बताया डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का मेटा शुरू हुआ। 2021 में मेटा शुरू हुआ NFT का, और 2024 में जिसके बारे में हमने बहुत चर्चा की है एयर ड्रॉप का मेटा। तो ये मुझे लगता है कि स्टेक ड्रॉप ये आने वाले समय का मेटा मुझे लग रहा है। अब बात करते हैं ये स्टेक ड्रॉप होता क्या है। तो अमूमन क्या होता है कि ERC20 टोकन, यानी जो इथेरियम का स्टैंडर्ड टोकन वर्जन है, वो जब एयर ड्रॉप होती है तो या तो आपके वॉलेट में डायरेक्ट
ऐड की जाती है, या आपको जाकर यूजर्स को जाकर कोई वेब पेज पर जाकर अपनी टोकन्स क्लेम करनी होती है, जो आपको Web3 में एक्टिविटी करने के लिए मिली जाती है। तो जैसे हमने एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लिया था पहले कोई एपिसोड में, कि आपने नई मिठाई की दुकान खोली और आप हलवाई हो, राइट? तो आप क्या करोगे कि पहले 2 दिन के लिए या हफ्ते के लिए फ्री में मिठाई बांट रहे हो, यूजर्स को टेस्ट करवा रहे हो कि भाई हमारा प्रोडक्ट चेक कर लो अगर आपको पसंद आता है कि नहीं। और उससे क्या होता है, वो ये मार्केटिंग भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है, बहुत सारे यूजर्स फ्री मिठाई खाने के चक्कर में भी दुकान पर आने लगते। तो एयरड्रॉप आप Web3 की दुनिया का वही चरण समझे कि जो इनिशियल स्टेजेस में लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिस्क लेते हैं थोड़ा मोटा, या समय देते हैं आपके प्रोजेक्ट को समझने के लिए, यूज करने के लिए, उनको एयरड्रॉप किए जाते हैं टोकन। लेकिन ये जो एयरड्रॉप टोकन होते हैं ये ERC-20 जो स्टैंडर्ड है उसके ऊपर होते हैं, तो ये अनलॉक्ड होते हैं। तो जैसे ही आपको टोकन मिल गए, अगर वो लिस्ट हो गया है, उसका कोई प्राइस है मार्केट में, ट्रेडिंग शुरू हो जाता है, तो आप तुरंत ही अपने टोकन बेच सकते हो और सामने स्टेबल कॉइन्स या कोई और क्रिप्टो करेंसी या टोकन्स खरीद सकते हो। तो इससे क्या होता था कि बहुत सारा मर्सनरी कैपिटल अट्रैक्ट होता था। वो फार्म करते रहते हैं टोकन, और जैसे ही उनको टोकन मिलते हैं, मार्केटिंग अच्छा होता है, नैरेटिव अच्छा होता है, तो प्राइस टोकन की खुलती है अच्छे प्राइस पे, और ये मर्सनरी कैपिटल पूरे टोकन्स डंप करते हैं मार्केट पर। तो ये बहुत ही संगीन परेशानी हो गई है पिछले 1-1.5 साल से मार्केट में Web3 में, क्योंकि यूजर्स तो अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन उसके साथ मर्सनरी कैपिटल और बॉट्स फार्मिंग बहुत हो रहा है। तो इसको अवॉइड करने के चक्कर में ईगन लेयर ने नया टोकन का वर्जन डेवलप किया है, जिसको कहते हैं इंटर सब्जेक्टिव टोकन। और उसको क्या किया है कि उन्होंने स्टेक ड्रॉप किया। तो जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे ईगन लेयर के एयरड्रॉप में, या पिछले 1 साल में उन्होंने एक्टिविटी की है और वो क्वालिफाई हुए, तो उनको क्या कहा गया है कि आपको टोकन मिलेगी। ये टोकन का स्टैंडर्ड इंटर सब्जेक्टिव टोकन कहा जाएगा, और ये क्या होगा, ये स्टेक टोकन होगा। तो जैसे ही आपके वॉलेट में आएंगे 10 तारीख को, यानी 10 मई को ये यूजर्स क्लेम कर सकते हैं, आप उस टोकन को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो लॉक्ड है। तो आप केवल एक ही चीज कर सकते हैं, उसको ब्लॉकचेन पर ईगन लेयर पर जाकर स्टेक कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि मर्सनरी कैपिटल जो डंप करता है वो नहीं होगा। दूसरी चीज क्या होगी कि आपको 30 सितंबर का समय दिया जाएगा ये जो नया टोकन स्टैंडर्ड है उसको समझने के लिए, एजुकेशन के, और उसके यूजेस क्या होंगे वो जानने के लिए। फिर जाकर आपको लगता है कि आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आपको पता है क्या करना होगा। और अगर आपको नहीं पार्टिसिपेट करना और आपको मार्केट में बेच देने, तो वो ऑप्शन भी खुल जाएगा। तो बड़ा बहुत लंबी चौड़ी बात कर ली मनीष मैंने, लेकिन ये स्टेक ड्रॉप बहुत अनोखा और नया वर्जन है टोकन्स का। तो ये पार्टिसिपेंट्स और नेटवर्क दोनों के लिए फायदेमंद है। इस पूरे इकोसिस्टम में ईगन टोकन की भूमिका क्या है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले हमने जान लिया कि ये स्टेक ड्रॉप है। दूसरी बात हमने ये जान ली ये टोकन का नया स्टैंडर्ड है। तो आज से पहले Web3 में कोई भी टोकन ये स्टैंडर्ड के साथ नहीं बने हैं। तो ये एक नया चरण है। ईगन लेयर की जो टोकन है ईगन, उसके साथ क्या होगा कि आप AVS है, यानी एक्टिवली वैलिडेटेड सर्विसेज है, जो ईगन लेयर नया इकोसिस्टम बना रहा है, उसके अंदर AVSs जो क्रिएट करेंगे तो उनको वोटिंग चाहिए होगा। तो जो ईगन लेयर की टोकन है और जिसके पास है वो ही वॉलेट वोट कर सकेंगे, और उस वोटिंग के द्वारा आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं या ब्राइब्स मिल सकती है आने वाले समय में। तो ये आप इतना क्रांतिकारी है कि इसको समझने के लिए मैं एक और उदाहरण यूज करूंगा। हमने बिटकॉइन से ब्लॉकचेन जर्नी शुरू होती है, फिर आता है इथेरियम, और मेरे मायने में 2024 में ये 3rd वर्जन ऑफ Web3 होगा ईगन लेयर के आने के साथ, राइट? तो ये 3 बड़े बड़े पड़ाव है। तो बिटकॉइन को आप समझ लो जो डायल अप नेटवर्क था हमारा, तो बैंडविड्थ छोटी थी जी, वो जो राउटर उसका एक बड़ा अजीब सा साउंड होता था, फैक्स मशीन जैसा। वो पहला वर्जन था। उसके बाद टोकन का वर्जन हुआ इथेरियम के साथ आने से ब्रॉडबैंड मोमेंट। तो आपको वायर अपने लैपटॉप पर लगाना है, आपकी फोन लाइन फ्री हो जाएगी और बहुत एक्सेसिव स्पीड मिल गई ब्लॉकचेन को। और ये तीसरा वर्जन जो है, अगर लूजली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वाईफाई मोमेंट है, राइट? 4G वाईफाई। तो इससे क्या हो जाता है, आपका कंप्यूटर प्लग्ड इन नहीं रहेगा। आप घर में कहीं पर भी हो, कहीं पर भी बाहर हो, कॉमन वाईफाई भी आप यूज़ कर सकते हो और इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। तो ब्लॉकचेन का जो गेमिफाइड वर्जन है, ये ईगन लेयर के आने के साथ ये उस दौर पर जा रहा है। तो इसके लिए हमने बात कर ली कि ईगन लेयर का
इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है आने वाले समय में, और दूसरा ईगन टोकन का यूज़, जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे ना ईगन लेयर की साथ जो इथेरियम की सिक्योरिटी यूज़ करेंगे, उनके ऊपर वोटिंग किया जाएगा ईगन टोकन होल्डर्स के द्वारा और उनको रिवॉर्ड्स मिले जाएंगे। तो मुझे तो ये बहुत ही अट्रैक्टिंग लग रहा है, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं, क्या बता सकते हैं कि ब्लॉकचेन की दुनिया में ये फोर्किंग का क्या मतलब है? ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, तो इसको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सोच रहे होंगे ये सब मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ। ये मैंने बहुत से नगीने छुपा के रखे हैं सवालों के रूप में, और हमारे जो सुनने वाले हैं उनको मैं धीरे धीरे ये नगीने निकालूंगा और आपको उन नगीनों को चमका के सामने रखना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल। फोर्किंग का एक नगीना मैंने निकाला है, अब इसको थोड़ा चमका के बताइए। हम सब जानते हैं कि चेन क्या होती है, कि कड़ी होती है, एक कड़ी के साथ दूसरी जो कड़ी मिली होती है उसको चेन कहते हैं। तो ब्लॉकचेन क्या होती है? तो जो डाटा का ब्लॉक होता है उसकी भी कड़ी होती है, एक के साथ, यानी आप उसको शुरुआत से, जैसे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है तो पहले दिन से लेकर आज तक की जो कड़ी है वो कनेक्टेड है। तो जो डाटा ट्रांसफ़र हुआ है या जो यूज़र एक्टिविटी हुई है वो पूरी की पूरी पहले पॉइंट से अभी तक ब्लॉकचेन में दिख जाती है। वो कड़ी है, वो चेन हो बन जाती है, और जो डाटा हो जाता है उसको हम ब्लॉक कहते हैं। तो इससे ब्लॉकचेन का टर्म का इजाद हुआ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये ब्लॉकचेन आपको डाटा प्रोवाइड करती है कंसिस्टेंटली, और ट्रांसपेरेंट भी है, और पहले से लेकर आखिर तक जब तक आप चेक करना चाहो कर सकते हो। लेकिन मान लो कि ये बिटकॉइन तो डायल अप नेटवर्क है, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज नहीं आ सकते, या अभी तक तो नहीं आए। दूसरा जो चरण आया ब्रॉडबैंड में, तो इथेरियम का जो कनेक्शन हुआ तो वो भी ब्लॉकचेन ही है, तो वो कड़ी बर्थ करी वो बनती रहती है। हमने एक इथेरियम के एपिसोड में चर्चा की थी डाओ हैक का, राइट, जो 2016 में हुआ था इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। तो भैया ये फॉर्किंग का ज़रूरत वहाँ पर पड़ गई थी इथेरियम को। तो फॉर्किंग का मतलब ये हो जाता है कि एक रास्ते पर आकर आप ऐसे जगह पर रुक जाते हो कि आपको चुनना पड़ता है कि आपको या तो राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, मोड़ आ जाता है, तो आप चूज करते हो राइट। तो अगर जो भी नोड ऑपरेटर्स है, यानी जो भी चेन को राइट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, वो जा सकते हैं जहां पर भी जाना हो, लेकिन जो ब्लॉकचेन है वो लेफ्ट में जा रही है, तो वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो जो भी नया डाटा है, राइट, वो राइट में जाने वाले नोड्स को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जो प्रीवियस डाटा है वही चीज़ का उनके पास एक्सेस रहेगा। तो इसको कहते हैं फॉर्किंग। तो आप समझ लो कि फॉर्किंग को हार्ड फॉर्किंग और सॉफ्ट फॉर्किंग कहा जाता है। तो ये जो एग्जांपल दिया मैंने आपको हार्ड फॉर्किंग का दिया। तो आपके जो भी नोड्स आपके साथ नहीं चले सही दिशा में, तो वो बेईमानी हो जाएंगे, उनका कोई काम नहीं रहेगा। और जो नोड्स राइट डायरेक्शन में, जो सोशल कंसेंसस है डेवलपर्स का, वो जो दिशा में जा रहे हैं, अगर वहाँ पर जुड़ गए तो वो नोड्स एक्टिवली पार्टिसिपेट रहेंगे। तो उनके पास पुराना डाटा भी रहेगा और नया डाटा भी वो डेवलप ब्लॉक में आता रहेगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट आशा करता हूँ कि मैंने आपको मेरी समझ के मुताबिक आसानी से समझाने की कोशिश की। हाँ, मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं तो फोर्क से उसको फोर्किंग को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब मैं इस तरीके से उसको समझ सकता हूँ कि जो नोड्स कंसेंसस में हैं डेवलपर्स के, दे विल स्टे पार्टिसिपेंट, एंड द नोड्स विच आर on their own way, they don't matter. तो मनीष, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसको हम एक और ट्राई करते हैं समझने के लिए, राइट। मेरे जहन में कुछ आया जिससे मैं बता सकता हूँ। तो हम फिर से उदाहरण लेंगे डाओ हैक का। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि एक हैकर ने आकर इथेरियम जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, जहाँ पर फंड्स पड़े हुए थे, तो उसको हैक कर लिया। तो अब बहुत ही आवश्यक था कि हार्ड फॉर्किंग किया जाए। तो कंसेंसस बिल्ड हो गया कम्युनिटी में और इथेरियम के डेवलपर्स के बीच में कि भैया हम चेन को तोड़ देंगे यहाँ से, और हम ये चेन को नई दिशा में लेकर जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो फंड्स थे वो चेन के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि चेन टूट गई है, और ये चेन घूम जाती है दूसरे मोड़ पर। तो जो हैकर था वो फंड्स को एक्सेस नहीं कर सकता है, लेकिन क्योंकि सब नोड दूसरी तरफ निकल गए, तो वो रास्ता चेंज हो गया। और इसी की वजह से इथेरियम के 2 टोकन गिने जाते हैं। तो इथेरियम क्लासिक जो है वो पुरानी टोकन है,
लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि वो नेटवर्क में कहीं पर यूज़ नहीं होती है। सिर्फ वो स्पेक्यूलेटर और एक्सचेंज के लिए, क्योंकि जिनके पास टोकन थी उनके पास उतनी ही टोकन रहती है। और जो नए मोड पर इथेरियम मुड़ गया वो हो गई नई टोकन ईथ। तो उसका मतलब वो मोमेंट पर जब ये चेंज हुआ तो जिनके पास भी इथेरियम थे वो सब कन्वर्ट हो गए इथेरियम, जो इथेरियम क्लासिक से ईथ में कन्वर्ट हो गए। लेकिन आपके पास पुरानी टोकन तो थी ही, वो हो गई इथेरियम क्लासिक। तो स्पेक्यूलेटर्स के पास वो पुरानी टोकन है, एक्सचेंजेस पर भी है, तो उसकी स्पेक्यूलेटिव वैल्यू रही, लेकिन नेटवर्क में उसकी कोई कीमत नहीं है। तो आज की डेट में भी इथेरियम क्लासिक यूज होता है। ये उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे जाकर इसके बारे में चर्चा करेंगे और ये उदाहरण को हम ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। अब ये बताइए, ये तो थोड़ा समझ में आ गया मुझे, लेकिन एक और नगीना मैं निकालता हूँ अपने पिटारे से, वो ये कि इंटर सब्जेक्टिव कंसेंसस जो है वो इसमें कैसे फैक्टर इन करता है। तो भैया हमने आपके पहले वाले प्रश्न में बात की फॉर्किंग की और हमने उदाहरण दिया था हार्ड फॉर्किंग का। तो अब समझ लेते हैं सॉफ्ट फॉर्किंग क्या होता है। तो सॉफ्ट फॉर्किंग का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, वो भारी भरकम चेंजेस नहीं हो रहे, छोटे मोटे ही चेंजेस हो रहे हैं आपके पास, और सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो जो भी नोड्स एक्टिव है, पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, उन्होंने अपडेट किया तो उनके पास पुराना डाटा भी और नया डाटा भी आता जाएगा। और अगर आपने अपडेट नहीं भी किया तो मान लो 1 दिन 2 दिन 5 दिन के बाद जब भी आप अपडेट हो जाओगे तो यूल बी बैक टू स्क्वायर वन, पुराना और नया डाटा दोनों आ जाएगा आपके पास। तो ये सॉफ्ट वर्जन है। अब आपका प्रश्न है कि ये जो इंटर सब्जेक्टिव टोकन स्टैंडर्ड है ये कंसेंसस में कैसे काम करते हैं। तो आप ये समझ लो कि जो इथेरियम का डाउ हैक हुआ था, तो यहाँ पर सोशल कंसेंसस डेवलप करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि तब तक ये स्टैंडर्ड था ही नहीं। तो इट वाज अ चैलेंजिंग प्रोसेस। ईगन लेयर ने ये इंटर सब्जेक्टिव टोकन स्टैंडर्ड को लेकर क्या कर दिया, उसको ये समझ लो आप कि ये काउंसिल बन गई। तो सोशल कंसेंसस काउंसिल के द्वारा कम्युनिटी बड़ी आसानी से निर्णय ले सकती है कि भैया सॉफ्ट फोर्किंग चलेगा कि हार्ड फोर्किंग चाहिए। और जो भी कंसेंसस डेवलप होता है, हार्ड फोर्किंग की रिक्वायरमेंट है या सॉफ्ट, वो तुरंत विजिबल हो जाती है, अग्री हो जाती है, और निर्णय लेने के साथ ईगन लेयर वो दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो ये था आपके प्रश्न का जवाब। जी बहुत बढ़िया, अच्छे से समझाया आपने। तो अब ये बताइए कि जो ईगन लेयर और स्टेक ड्रॉप का जो मैकेनिज्म है, इसमें अब आगे क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट। तो सबसे पहले स्टेक करने से क्या होता है कि नेटवर्क स्ट्रांग हो जाता है, और जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तो सिक्योरिटी मिलती है नेटवर्क को, दूसरी चीज़ जो आगे जाकर बहुत बड़ी गेम बन सकती है वो है कि जो ये सिक्योरिटी इथेरियम की है और उसके ऊपर लेयर ऑफ सिक्योरिटी बन जाती है ईगन की टोकन की। अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है या आपको कोई नई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, आपको इथेरियम की सिक्योरिटी यूज़ करनी है, तो आप आओगे ईगन लेयर के प्लेटफॉर्म पर और बताओगे भैया हमें इतने डॉलर की सिक्योरिटी यूज़ करनी है, और उसके सामने हम हमारे प्रोजेक्ट के, एप्लीकेशन के या नई ब्लॉकचेन के रिवॉर्ड देंगे। तो जो भी टोकन होल्डर है वो प्रोजेक्ट्स को वेट कर सकेंगे आने वाले समय में और अपना वोट डालेंगे कि कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। और वो प्रोजेक्ट्स जो उसका टर्म जो यूज होता है AVS, एक्टिवली वैलिडेटेड सर्विस। तो जो भी वोट करेगा उन एक्टिवली वैलिडेटेड सर्विसेज के लिए, तो उनको वो रिवॉर्ड्स कमाने को मिलेंगे। तो ये दो बड़ी बड़ी चीज़ है, एक आपको स्टेकिंग से सिक्योरिटी मिलती है और दूसरा रिवॉर्ड्स मिलेंगे वोटिंग करने के लिए। तो इसको डेवलप होने में टाइम लगेगा, बट क्विकली हमने एक और एपिसोड में पहले डिस्कस किया था कि नेटो समझ लो, राइट। नेटो को जो सिक्योरिटी मिलती है वो US से मिलती है। तो ये सब AVS या प्रोजेक्ट्स या ब्लॉकचेन्स या एप्लीकेशंस जो बनेगी आगे जाकर, वो डायरेक्टली इथेरियम की सिक्योरिटी रेंट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था उसमें तो बेसिकली चहलकदमी इसमें ज़रूरी है कि आपको देखते रहना है कि नए प्रोजेक्ट्स कौन से आ रहे हैं और कहाँ पे कैसे आपको स्टेक करना है। तो उससे क्या होगा कि एक आने वाले समय में
अभी भी ऑलरेडी एक्टिव है। ईगन लेयर पर जब आप अपने वॉलेट वेब3 का कनेक्ट करते हो तो डैशबोर्ड आ जाता है, और डैशबोर्ड के ऊपर आपको जो भी AVS आ रहे हैं उनके नाम दिखना शुरू हो जाएंगे, बट अभी वो एक्टिव नहीं है, राइट। तो अभी के लिए सिर्फ एक्टिव ऑप्शन क्या है कि 10 मई को जब ईगन लेयर की टोकन आएगी तो आप क्लेम कर सकते हो और जाकर स्टेक कर सकते हो। ये दो ही हो, बट इन फ्यूचर एट सम पॉइंट वोटिंग खुल जाएगा AVS के लिए, आप वोट कर सकते हो, और वो भी बहुत डायनामिक गेम होने वाली, क्योंकि ये मनीष आप समझ रहे हो कि ये नई गेम बन रही है। पहले बिटकॉइन ही था, जब इथेरियम आया तो तब सिर्फ ये थियरी थी कि इथेरियम वेब3 बनेगा, उसके ऊपर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आ सकता है, NFT आ सकता है, वो कॉन्सेप्ट में था 2015 में जब इथेरियम लॉन्च हुआ। उसको फलते बनते 5 साल लगे, और आज हम जो देख रहे हैं वो बहुत ही इवॉल्व वर्जन है इथेरियम का। तो इसी तरह ईगन लेयर का जो कॉन्सेप्ट है कि आगे जाकर ये नेटो की तरह जो भी नए ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स है वो इथेरियम की सिक्योरिटी रेंट करेंगे, और वो जो रेंट करने के जो बीच का लेयर है वो ईगन लेयर के माध्यम से रेंट किया जाएगा। तो ईगन टोकन होल्डर्स को वोटिंग का राइट मिलेगा, और उस वोट देने के सामने उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जी, बहुत बढ़िया। तो आइए अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, इंटरसब्जेक्टिव फोर्किंग। तो ये ईगन लेयर में सुरक्षा को बेहतर बनाने में कैसे मदद करता है? अब बात करते हैं फोर्किंग की फिर से, और इंटर सब्जेक्टिव टोकन स्टैंडर्ड की। आप ये मान लो कि ब्लॉकचेन में डाटा है, ये ब्लॉकचेन पर आप वेरिफिकेशन कोई भी जाकर कर सकता है, लेकिन क्या नोड ऑपरेटर वो डाटा प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि आपको, अगर आपने अपने ईमेल में लॉगिन किया तो आपको सब ईमेल दिख रहे हैं कि आपके 500 ईमेल है, तो वो ब्लॉकचेन आपको डाटा क्लियर कर रही है। लेकिन अगर आप कोई ईमेल के ऊपर क्लिक करते हो और वो ईमेल खुल नहीं रहा है, वो सर्टिफाइड नहीं होता है ब्लॉकचेन के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि जो नोड ऑपरेटर्स है उनके पास डाटा है, वो तो प्रूव हो गया, लेकिन क्या वो डाटा शेयर कर रहे हैं यूजर्स के साथ, वो ब्लॉकचेन पर प्रूव नहीं हो सकता है। तो भैया इसके लिए आपको कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। तो बहुत ही ईजी है कि आप और मैं डाटा एक्सेस करना चाहते हैं ब्लॉकचेन पर, लेकिन हमें एक्सेस नहीं हो रहा है। एज अ पार्टिसिपेंट यूजर्स वी ऑलरेडी नो कि ये नोड ऑपरेटर कोई शैतानी कर रहा है। तो ये कंसेंसस, सोशल कंसेंसस जो काउंसिल की बात की हमने, तो उसके ऊपर हम जाकर ये कंसेंसस के ऊपर ये रेज कर सकते हैं कि भाई ये नोड प्रोवाइडर डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो मान लो कि अगर एक नोड प्रोवाइडर, तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा और उनको पेनल्टी दी जाएगी, उनको जैसे चेन को सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्ट फॉर्किंग होता है, उस तरह से फॉर्क किया जा सकता है और हम आगे निकल सकते। लेकिन इंटर सब्जेक्टिव टोकन की वजह से एक और ऑप्शन मिलता है, यानी ये जरूरी चीज बहुत ही रेयरली हो सकती है। जैसे वर्ल्ड वॉर 3 अगर आप इमेजिन कर सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटी है बट बहुत ही रेयर। तो उसी तरह से हार्ड फॉर्किंग की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत ही रेयर है। एक नोड की जगह पर मान लो बहुत सारे नोड कोलाइड कर रहे हैं और ब्लॉकचेन को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंसेंसस लेवल पर जो सोशल यूजर्स है उनको पता चल जाता है कि ये कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो काउंसिल में जाकर तुरंत ही कह सकते हैं कि भैया ये कोई झोल हो रहा है, और वो कंप्लेन ले जाने के दौर पर लोगों को अपनी ईगन लेयर की जो टोकन है उसको रिस्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा है, तो आपने गलत कंप्लेन की है, तो आपकी टोकन स्लैश हो सकती है। और जितनी ज्यादा टोकन, जितने ज्यादा यूजर जाकर कंप्लेन कर रहे हैं, वो दावा बहुत ही स्ट्रांग होता जा रहा है कि भाई कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो इंटर सब्जेक्टिव फॉर्किंग है, ये वहां पर काम में आता है। तो क्या है कि आपको इथेरियम ब्लॉकचेन को फॉर्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईगन लेयर पर ही ये फॉर्किंग हो सकता है और ये निर्णय लिया जा सकता है कि भैया ये नोड ऑपरेटर्स बेईमानी है। तो बहुत ही आसान से शब्दों में आप समझ लो कि आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो और रेफरी आपके बिक गए, और प्लेयर्स को तो पता ही चल जाता है कि ये गलत डिसीजन, तो अगर सब प्लेयर्स कंप्लेन करते हैं तो रेफरी का बैकअप होता है, तो वो बैकअप रेफरी आ जाते हैं और खेल का संतुलन बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अपूर्वा ने बताया कि अपूर्वा सीख रहे हैं और हमको सिखा रहे हैं, तो यही हमारा काम है। वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, हम ये नहीं बोलते कि आप यहाँ इन्वेस्ट करिए, वहाँ इन्वेस्ट करिए, लेकिन हम ये जो Web3 ब्लॉकचेन क्रिप्टो की जो दुनिया है, इसकी जो पेचीदगियाँ हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। हम खुद भी सीखते हैं और आपको भी सिखाने की कोशिश करते हैं। अपूर्वा यहाँ पर हमारे गाइड हैं, उनको ज़्यादा पता है, तो वो अपने ज्ञान के मुताबिक उस ज्ञान को शेयर करते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं इस दुनिया में, तो आप अपनी रिसर्च करिए, और आपके अगर कोई
फाइनेंशियल एडवाइजर्स हों तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई सवाल है इस दुनिया से रिलेटेड तो आप वो हमारे चैनल पर आकर हमसे पूछ सकते हैं। तो पूरा ईगन लेयर का ये जो व्यापक सुरक्षा ढांचा है, इसमें ये कैसे फिट होता है? मनीष, मेरे पास एक और सिंपल सा उदाहरण है आपको और सुनने वालों को समझाने के लिए। तो आप सोच लो कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंटर सब्जेक्टिव फॉर्किंग कहाँ पर यूज होता है। वहां पर यूज होता है कि जहां पर ब्लॉकचेन हमें क्लियरली दिखा रहा है कि डाटा है अवेलेबल है, लेकिन डाटा जब यूजर को एक्सेस करना है तो नहीं मिल रहा है। तो इसका एक और उदाहरण है कि आपके पड़ोस में एक बड़ा सा घर है और ऊंची ऊंची दीवारें हैं प्राइवेसी के लिए और सिक्योरिटी के लिए। आपको वहां पर जो पानी देने वाली होज होती है वो नहीं दिख रही है बाहर अपने घर से, लेकिन आपको दिख रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं वो सूख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो पानी नहीं दे रहा है प्लांट्स को, तो प्लांट्स मुरझा रहे। तो कभी आपने ये नहीं देखा कोई पानी दे रहा है या नहीं दे रहा है, उनके घर में पानी देने की व्यवस्था है या नहीं है, लेकिन आपको ये पता हो जाता है कि ये पानी पेड़ पौधों को मिल नहीं रहा है। तो ये कंसेंसस हो जाता है जिसके साथ आप एक इश्यू को रेस कर सकते हो आपकी काउंसिल में कि भैया ये अपने पेड़ पौधों को संभाल नहीं रहे। तो उसी तरह से इंटर सब्जेक्टिव टोकन के माध्यम से सोशल लेयर पर यूजर्स को एक काउंसिल मिल जाती है जहां पर वो जाकर कंप्लेन कर सकते हैं कि हमें ये लग रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो मैं आशा करता हूं कि जो ईगन लेयर का सुरक्षा कवच है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, ये उदाहरण से आपको और समझने में आसानी होगी। जी बिल्कुल। और मुझे ये भी समझ में आया कि ये अकाउंटेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये ब्लॉकचेन के स्पेस को कैसे लाभ पहुंचाता है? तो जो ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन है जैसे बिटकॉइन हो, इथेरियम, हम इन दोनों का उदाहरण लें, तो कई सारे मसले जो हो सकते हैं आने वाले समय में होंगे वो आप क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ से नहीं सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने उदाहरण लिए, जो आपको कंसेंसस सोशल लेयर पर आइडेंटिफाइड क्लियरली दिख रहे हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि ये जो ईगन लेयर का इनोवेशन है ये बहुत ही काम में आ सकता है, और ये जो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, वेब3 की डेवलपमेंट है, इसको एक लेवल ऊपर लेकर जा रहा है। वाह, दैट्स अ ग्रेट इनसाइट अपूर्वा। अब मुझे ये बताइए कि जो इंटर सब्जेक्टिव फोर्किंग है उसका उद्देश्य क्या है, और ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों बन गया है? इसके पहले वाला जो प्रश्न था, तो कई सारी चीजें होती है कि आपको दिखती है कि गलत है, लेकिन उसका क्रिप्टोग्राफिक यूज प्रूफ नहीं होता है। तो इंटर सब्जेक्टिव टोकन स्टैंडर्ड्स के आने के साथ क्या होता है कि सोशल कंसेंसस में, क्योंकि आपको दिख तो रहा है ये गलत हो रहा है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसके लिए कि आप बाहर से अगर जानना चाहते हो कि रेस्टोरेंट खुला है कि बंद है, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन आप कहीं पर रोड पर खड़े हो और लोग आ रहे हो और अंदर बाहर कर रहे हैं, तो क्लियरली सोशल लेवल पर आपको इंडिकेशन मिल जाती है कि भाई रेस्टोरेंट तो खुला है। तो इसी तरह से जो इंटर सब्जेक्टिव टोकन स्टैंडर्ड है, इसका जो सबसे बड़ा क्रूशियल जो मुद्दा है वो हो सकता है वर्ल्ड 3 सिनारियो जैसे इवेंट। या तो बहुत बड़ा हैक हुआ है या बहुत बड़ा रिस्क या चैलेंज क्रिप्टोग्राफिक ब्लॉकचेन की दुनिया में जब क्रिएट होता है, तो ये कॉन्सेप्ट की भूमिका और योग्यता तब जाकर खुली। तो आप ये समझ लो कि भैया ये जो सुरक्षा कवच है ये इतनी इवॉल्व आगे वाले सिनारियो को नजर में रख के की गई है कि ऐसी अभी तक पिछले 15 साल में आवश्यकता नहीं हुई है, लेकिन अगर आने वाले समय में कभी जरूरत पड़ी तो ये सुरक्षा कवच काम में आ सकता है। जी बहुत बढ़िया। तो ये जो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं उनको कैसे, जो चरम परिस्थितियां हैं जो बन जाती हैं, उनको कैसे संभालता है? तो ये कम्युनिटी के माध्यम से, सोशल कंसेंसस के माध्यम से यूजर्स को, डेवलपर्स को, कम्युनिटी को एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क और प्रोटेक्ट द फंड्स इन द नेटवर्क एज वेल। ऑनेस्ट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं नेटवर्क में, तो उनको बल मिल जाता है, उनको ताकत मिल जाती है ये स्टैंडर्ड की वजह से कि वो फाइट कर सकते हैं जो बेनामी, बेफर्जी कैरेक्टर्स है उनके साथ लड़ने में। तो मतलब ये प्रिवेंटिव भी है और करेक्टिव भी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये रेगुलेटरी और कंप्लायंस लैंग्वेज बहुत ही आवश्यक थी जो आप लेकर आ गए, क्योंकि दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ये प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेजर्स का एक नया चरण है ब्लॉकचेन। और कम्युनिटी इस काम को करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट? जी बिल्कुल सही कहा। इसीलिए ईगन लेयर का जो रुझान है, सबसे पहले तो मिनिमम जो स्टेक ड्रॉप था अमाउंट, उसको 10 से बढ़ाकर 110 कर दिया। तो वो क्या कहते हैं कि आप जितने ज़्यादा टोकन होल्डर्स रहेंगे तो उतना डिसेंट्रलाइज होता है। दूसरा, वो सिक्योरिटी प्रदान करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एंगेजमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यू बिकम पार्ट ओनर ऑफ दैट कम्युनिटी और दैट नेटवर्क। तो कोई भी मसला, मुद्दा या चैलेंज या थ्रेट आती है तो वो कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करने में प्रोत्साहन देता है। अगर फॉकिंग होता है, सॉफ्ट फॉकिंग होता है, हार्ड फॉकिंग होता है,
कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन आती है तो कम्युनिटी एंगेजमेंट और पार्टिसिपेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रणनीतिक रूप से ये ईगन लेयर के संचालन को, उसका जो ऑपरेशंस है, उसको कैसे बढ़ाता है? तो आप इसको ये समझ लो कि ये सिर्फ टेक्निकल रिस्पॉन्स नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक एनहेंसमेंट भी है। अमूमन हमने क्या देखा जाता है कि हमने यूनिस्वैप के बारे में बात की थी, कंपाउंड के बारे में बात की थी, ये शुरुआती चरण के एयर ड्रॉप्स थे। तो वो टोकन सिर्फ गवर्नेंस राइट देते थे, लेकिन उसकी और कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ईगन टोकन की जो वैल्यू है वो बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। तो आपको गवर्नेंस पार्टिसिपेशन में मौका तो देती है। ईगन की टोकन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको गवर्नेंस में पार्टिसिपेंट बनाती है। दूसरा, ये वोटिंग में भी पार्टिसिपेंट बनाएगी। और तीसरा, इसके बदौलत आपको आने वाले समय में मोटे मोटे रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही डायनामिक वर्जन बन जाता है इंटर सब्जेक्टिव टोकन क्या आने से। जो ERC-20 इसके पहले के टोकन स्टैंडर्ड है इथेरियम का, वो टोकन स्टैंडर्ड में ये इतना बल, इतनी ताकत नहीं है। अपूर्वा, बहुत ही अद्भुत था ये। और ऑब्वियसली जो इंटर सब्जेक्टिव फोर्किंग है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से ईगन लेयर को एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही सेफ ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के रूप में अलग करता है, इसको बनाता है। इस इंसाइट के लिए और इस पूरे ज्ञान को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, वेब3 की दुनिया में इंटरेस्ट है तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। आप उसके QR कोड को स्कैन करके उसमें जुड़ सकते हैं। आपको विभिन्न जानकारियां वहां पे मिलती रहेंगी। तो हमें फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। तब तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो डिजिटल दुनिया। नमस्कार।